स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था कि भाई साइंस क्या होता है फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो कि हाल ही में 10th पास करके आ रहे हैं। अब यहाँ पे साइंस के बाद जब उसकी 3 जो मेन ब्रांचेस हैं उसकी बात आती है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो जैसा कि आप फिजिक्स और बायोलॉजी को तो जानते ही हो, मैथ्स को जानते हो, लेकिन जनरली हम यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री की बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो 8th 9th 10th में पढ़ के आए हैं केमिस्ट्री, मेटल्स पढ़ के आए हैं, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ के आए हैं, हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स पढ़ के आए, ऑर्गेनिक का थोड़ा पार्ट पढ़ के आए। आपने सुना होगा कि एसिडिक एसिड होता है, इथेनॉल होता है, आपने फॉर्मल्डिहाइड का भी नाम सुना होगा, वहाँ पे आपको ये भी पढ़ाया गया है, या आपको ग्रेफाइट के बारे में, फुलरिन के बारे में पढ़ाया गया है। तो वो जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे है कि जो रेडॉक्स भी आपको पढ़ाया गया है। तो ये जो चीजें हैं कि ये केमिस्ट्री में पढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अब केमिस्ट्री के अंदर 3 मेन ब्रांचेज आएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिको केमिस्ट्री भी कहते हैं, बराबर। सो सबसे पहले आपने जो एक चीज देखी है और वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कि जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आपको वहां पे अरेंज किए हुए दिखे थे। हाइड्रोजन से शुरुआत होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे। जनरली आजकल 118 हो चुके, हमारी बुक में 114 तक हमको दिखाया जाता है, बराबर। सो ये नहीं है आपकी, जब आप 11th की बुक खोलोगे और पहला जो चैप्टर आप खोलोगे तो वहां पे एक स्टेटमेंट आपको लिख के दिखाया होगा, बराबर। तो जो हमको रॉल्फ हॉफमैन उसने कहा था कि ये नहीं है कि केमिस्ट्री ऐसी चीज है कि ऐसे 100 एलिमेंट्स को आप जान जाओ तो आप केमिस्ट्री जान जाओ, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री क्या है उसकी कोई परफेक्ट या आपको ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी, बराबर। लेकिन टोटल जो आपका यूनिवर्स है, यहाँ से लेकर के जहाँ तक आप जा सको वहां तक आपको जो भी चीज मिलेगी वो सब एक केमिकल सब्सटेंस है। जनरली हम जब बच्चों को पूछते हैं आपने कोई केमिकल देखा है तो वो सोच में पड़ जाते हैं, या बोलते हैं हाँ हम लैब में गए थे, हमने ये देखा था, कभी एसिड देखा था, या बेस देखा था NaOH, या कुछ लाल कलर का था। ऐसा भी होता है, आपको जो भी देख रहा है, आपके आजू बाजू में जो भी पड़ा है वो सब एक केमिकल सब्सटेंस है, एक फॉर्म है कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अगर आप पानी भी पी रहे हो बॉटल में से, बराबर, तो पानी क्या है H2O, तो वो भी एक केमिकल सब्सटेंस है। अगर आप रोटी खा रहे हो तो वो भी एक केमिकल सब्सटेंस, आपने कपड़े पहने हुए हैं वो भी केमिकल सब्सटेंसेस है कि जो आपको ऐसे चीज में मिले हैं, बराबर। या तो अब जो सांस में जो ले रहे हो ऑक्सीजन, वो भी एक मॉलिक्यूल है O2 का, बराबर, गैसियस फॉर्म में होता है, तो वो भी केमिकल मॉलिक्यूल है, बराबर। सो आप उसको कंटिन्यूअसली ले रहे हो। आपकी वेन जो है उसमें ब्लड जो कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता रहता है, तो वो भी इसमें हीमोग्लोबिन होता है। और आपने जो कुछ भी जैसे जैसे खाया हुआ होता है, आपका जो भी डाइट है उसके हिसाब से उसके अंदर बहुत सारे आपको एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बराबर। सो मैं यहाँ तक आपको कहूंगा कि आप खुद कार्बन का एक स्ट्रक्चर हो, अगर आपको जलाया जाए तो लास्ट में क्या बचेगा, एसिड बचती है, दैट इज कार्बन। इंसान कोई भी लिविंग थिंग जो होती है, लिविंग सिस्टम होती है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो कोई भी क्रिएचर है, चाहे वो प्लांट है, तो वो कार्बन के ही स्ट्रक्चर होते हैं। और आपके अंदर कार्बन वाले स्ट्रक्चर्स का पूरा एक अलग से चीजें है और उसको हम पढ़ाई भी है बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में भी। और केमिस्ट्री के अंदर से भी बहुत सारी ब्रांचेस है जो बायोलॉजी में गई है, बायोकेमिस्ट्री है, वो बहुत कुछ है, बराबर। लेकिन केमिस्ट्री ये नहीं है कि आपको 100 एलिमेंट समझ लिए या आपने उसको रट लिए तो आपको केमिस्ट्री आ गई। वो 100 एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल, उनकी रिएक्शन क्या है, वो रिएक्ट करके कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे, जो रिएक्टेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनका स्टेट क्या है, प्रोडक्ट बनेगी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका स्टेट क्या है, उसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, बहुत कुछ, उसके स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री बहुत बड़ा एक
एरिया हो जाता है, बराबर ना। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे ही इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री भी आ जाएगा, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री भी इंक्लूड हो जाती है, बराबर। सो रॉन हॉफमैन ने ये कहा था, द वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर अवेलेबल इन यूनिवर्स इज, उसके स्ट्रक्चर जो है, उसकी जो फिनोमिनन जो होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये सब को मिला के अगर एक स्टडी बनती है तो उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री, बराबर। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री जैसा कि आपके बुक में लिखा है कि कोई बहुत पुरानी डील नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो इंफॉर्मेशन मिली है और आपको दी गई है टेक्स्ट बुक में, उसमें ये कहा गया है तो बहुत पुराना बहुत कुछ आपको दिखाया गया है। अगर हम शुरुआत करें सो बिफोर क्राइस्ट 2000 साल पहले के हमको आज भी ममीज मिलते हैं कि जो आप इजिप्ट में जो पिरामिड्स देखते हो, बराबर। सो उसके अंदर चलो पिरामिड का स्ट्रक्चर एक साइड रखते हैं, लेकिन हमको तुरंत याद आता है कि ममीज को कैसे लपेटा जाता है। वो लोग कुछ ऐसे मेडिसिन का यूज करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे मसाले होते थे कि जो बॉडी में भर दिए जाते, तो वो कैसे बनाए, बराबर। सो वो भी उनकी एक केमिस्ट्री थी। अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया की तरफ जनरली आजकल भी आयुर्वेदा की तरफ हम ज्यादा जाते हैं और उसकी ज्यादा बात करते हैं। जब इंडियन एंशिएंट इंडियंस की बात करते हैं तो वो भी एक केमिस्ट्री था, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है, मेडिकल में आप जितनी भी ड्रग्स लेते हो, दवाइयाँ जो लेते हो, मेडिसिन, वो क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है। सो वहाँ पर भी आपको ये जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री वहाँ पर बहुत यूजफुल है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और अगर आपको केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, केमिस्ट्री आप जब तक पढ़ोगे बायोलॉजी में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, वो तो आएगी ही आएगी, क्योंकि उसके बगैर नहीं चलेगा। एमबीबीएस में भी आएगी, फार्मेसी में भी है, कहीं भी जाओ बायोलॉजी की फील्ड में वो आनी ही है, बराबर। सो केमिस्ट्री जो है, बराबर। अगर हम एंशिएंट इंडियंस की या इंडिया की बात करें तो कुछ ऐसे नाम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें चरक संहिता, कि जिसके अंदर आपको आयुर्वेद, ऐसा कहते हैं कि ओल्डेस्ट आयुर्वेदा एपिक जो है वो चरक संहिता माना जाता है। उसके बाद में अगर मैं नाम लूंगा तो नागार्जुना, तो वो भी आयुर्वेद और मेडिसिनल जो उस टाइम का जो केमिस्ट्री था उसमें ज्यादा एक्टिव थे। वराहमिहिर कि जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में भी काम किया है, जिन्होंने केमिस्ट्री में भी काम किया है, उन्होंने मैथमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत काम किया, तो वो भी हमारे बीच में थे उस टाइम पे, बराबर। और एक इन सबसे यूनिक इंसान था जिसको हम सुश्रुत के नाम से जानते हैं, कि पुराने टाइम में ये होता था कि अगर कोई कुछ ऐसा मिसबिहेव करता है, या जो राजा महाराजाओं का टाइम था कि आपसे अगर ऐसा कुछ हो गया कि उनको बुरा लग गया, उनको ऐसा लगा कि ये मेरा अपमान है, तो वो आपके साथ ऐसा सलूक करते थे कि आप सोसाइटी में, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। वो क्या करते थे, इंसान के कान काट लेते थे या नाक काट लेते थे, काफी लोगों के हाथ काटे गए, आंखें भी उनकी फोड़ दी गई। सुश्रुत एक ऐसा इंसान था जिनको ऐसे लोग जो थे उनके साथ थोड़ी सी सिंपैथी थी, और उसने फिर कि ये जो कटे हुए ऑर्गन्स हैं उनको वापस से कैसा जोड़ा जाए, किस तरीके से उनको वापस से रीएस्टेब्लिश किया जाए, वो एक मेथड उन्होंने बनाई है। लेकिन जब तक हमारे इंडिया में यूरोपियन कंट्रीज नहीं आए तब तक उनके जो ग्रंथ थे वो वैसे ही पड़े रहे। उन्होंने देखा कि ये यूजफुल है, और आज आप देखते हो कि प्लास्टिक सर्जरी हम ऐसा कहते हैं क्योंकि वो इंडिया की खोज है। सो वो सुश्रुत ने हमको दिया था, तो वो भी एक केमिस्ट्री का पार्ट है कि जो आज भी चल रहा है, बराबर। तो नागार्जुन, वराहमिहिर है, चरक है, सुश्रुत है, ये सब। लेकिन जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, ये मॉडर्न केमिस्ट्री का डेवलपमेंट जो हुआ वो 18th सेंचुरी में यूरोप कंट्रीज जो वहाँ पर होना चालू हुआ, और आज तक हम उसको पढ़ते हैं। सो ऐसा बहुत कुछ है कि भाई पुराने टाइम में हम औजारे बनाते थे या वेपन्स बनाते थे, अलग अलग टाइप्स की तलवारें आती थी। आपने अशोक पिलर भी देखा होगा, या तो ताजमहल बना दिया, तो उसमें कौन से कंक्रीट का या कैसे कैसे यूज किया। वो लोग जो है कि चूने का यूज करते थे, बराबर। तो लाइट का भी वहाँ पे यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो केमिस्ट्री का अगर लोगों के दिमाग में ये ख्याल आना तो वो कहाँ से आता है, तो आपके बुक में दो चीजें लिखी हुई है।
सबसे पहला एक लिखा हो तो फिलोसोफर्स स्टोन, जिसको हम पारस पत्थर कहते हैं, उनका ये बिलीव थी उस टाइम में कि ये एक ऐसा पत्थर होता है कि लोहे या कॉपर जैसे मेटल से अगर छूता है तो वो मेटल सोने में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैसे होगी, जिसने ये सोचा वो केमिस्ट्री लेके आया, ऐसा मान के चलते हैं, बराबर। दूसरा है कि एलिक्सर, बराबर, ऐसे सॉल्यूशंस कि जो आपको इमॉर्टलिटी प्रोवाइड करती है। ये लोग ऐसा मानते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो बनाई जाती है और उसको पीने से फिर हम अमर हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं होना है। आपने हॉलीवुड की मूवीज में ये सब बहुत देखा होगा, अमर होना, बराबर, वो मरना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बराबर। सो वहां से जिन लोगों ने इसके पीछे का रहस्य ढूंढने का ट्राई किया, उन्होंने ही केमिस्ट्री को लाने का ट्राई किया, या उन्होंने उनके कारण ही केमिस्ट्री आई है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही हम बातें करना चाहेंगे कि जैसे पुराने टाइम में तलवारें बनती थी तो वो कौन सी मेटल हुआ करती है। इंडियन जो है एंशिएंट इंडिया जो था उसके अंदर मेटल्स को जो उसके जो पार्टिकल है उसको बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, बराबर ना, जिसको आजकल हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। कि टीपू सुल्तान की तलवार जो 10th में भी उसका जिक्र था, तो वो भी एक टाइप का केमिस्ट्री था। या तो फिर दवाइयाँ जो बनती थी कि जो आयुर्वेद आजकल हम कहते हैं, उस टाइम पे भी था। सो ऐसी जो बात है वो बहुत सारी, बहुत बातें हम कर सकते हैं कि जो पुराने टाइम से चलती आ रही है। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करें कि केमिस्ट्री हमें कैसे यूजफुल है, हमारी जो एवरीडे लाइफ है वहाँ पे हम उसको कैसे यूज करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है, वो हम करते हैं। तो वहाँ से हम यहाँ अगर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो हमारा जो फूड होता है, केमिस्ट्री जो है उसके अंदर ऑल मिक्स फूड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो वहाँ पे केमिस्ट्री यूजफुल है। या तो फिर आप रेस्पिरेशन करते हो, रेस्पिरेशन, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप ऑक्सीजन लेते हो, आपकी बॉडी में रिएक्शन हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो केमिस्ट्री वहां पर भी बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही यूजफुल है, ये होना ही चाहिए। इंसान अगर बैठा है बोल रहा है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, वो बैठे बैठे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होता है बाय इनहेलिंग ऑक्सीजन, ही इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली। जरूरी नहीं है वो जग रहा है, सो रहा है। अगर आप खाना खा के सो गए आराम से तो ये नहीं होता है कि हम स्विच ऑफ हो गए, कोई यहाँ पे हमारे कोई स्विच नहीं है, हम सो रहे हैं फिर भी हमारी डाइजेशन सिस्टम रात भर चालू रहती है, सुबह उठते तुरंत हम फ्रीज खोलते हैं, क्या पड़ा है, बराबर है। तो वो रात में वो पूरा केमिकल जो रिएक्शन होनी है वो हो जाती है। सो हम ये तीसरा वर्ड भी यहाँ पे लिखेंगे और वो है डाइजेशन, कि ये भी हमारे एवरीडे लाइफ, रूटीन लाइफ का एक हिस्सा है, तो जहाँ पे केमिस्ट्री बहुत ही यूजफुल है, बराबर ना। हम घर में अगर डाइट की, मैंने फूड की बात की है, तो उसके साथ में हम दूसरे जो चीजें यूज करते हैं तो वो है सॉल्ट। जितने टाइप के सॉल्ट्स हैं, मैं सिर्फ खाने की सॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो टेबल सॉल्ट होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर सॉल्ट ले सकते हो, इसी के अंदर आप जो बेकिंग सोडा आता है वो भी ले सकते हो, तो बेकिंग सोडा का भी यूज होता है। हम घर में एसिड्स का भी यूज करते हैं, बराबर। एसिड का यूज क्लीनिंग के लिए भी करते हैं, और हम जब कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, या बटर मिल्क, छाछ का यूज करते हैं, या लेमन, बराबर, तो वहां पर भी आपको एसिड मिलेगा। या आप संतरे खाते हो, बराबर ना। उसके अलावा आप बेस का भी यूज करते हो। अब बेस का यूज कहाँ पे होगा, तो वो होगा सोप में और डिटर्जेंट, सोप्स और डिटर्जेंट, जिसके अंदर आपको वॉशिंग सोडा जो होता है, बराबर ना, वो आप जैसे कि NaOH को Na2CO3 को बोलते हैं, उसके साथ में NaOH भी जोड़ना बहुत पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि सोप किस यूज के लिए, बराबर, कि कपड़े धोने का सोप है या नहाने का सोप है, उसके हिसाब से उसकी एक प्रोपोर्शन डिसाइड की जाती है, तो वहां पर भी हम उसका यूज करते हैं। अगर उससे थोड़ा आगे बढ़े तो है क्लोथ्स, कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी केमिस्ट्री की ही देन है, बराबर। नो डाउट ये है कि आप उससे फाइबर्स लाते हो नेचर में से, नेचर में से आपने कॉटन लाया, फाइबर लाया और उसका कपड़ा बनाया, जैसे खादी बनती है, बराबर। लेकिन वो कॉटन जो बनेगा नेचर में, वो भी केमिकल रिएक्शन से ही बनेगा, बराबर। सो अगर क्लोथ की बात करें तो हम जब इंडस्ट्री की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, और अभी भी बता सकता हूँ कि क्लोथ जो है तो उसका लिए हम ये भी कहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज,
इसके अंदर भी आपको केमिस्ट्री की बहुत ही जरूरत पड़ेगी। तो बेनिफिट्स जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ, तो केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर आपके लिए यूजफुल है, बराबर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हम खाना खा रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, तो जब बीमारी की बात आती है हम आगे जाएंगे मेडिसिन में। तो जितनी भी मेडिसिन है, बराबर ना, वहां पे आपको केमिस्ट्री, क्योंकि ऑल मेडिसिन, ऑल थिंग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, सो मेडिसिन और मेडिकल साइंस जो है वहां पर भी आपको केमिस्ट्री का यूज करेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती है, बराबर है, या फार्मास्यूटिकल साइंस जो होता है, वहां पर भी आपको केमिस्ट्री का बहुत ही यूज दिखाई पड़ेगा। बिसाइड्स दिस, मेडिकल साइंस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के जहाँ पे मेडिसिन बनती है वहाँ पर भी केमिस्ट्री का यूज होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे कि फर्टिलाइजर्स, चलो उसकी बात करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स की जिसको हम बहुत ज़्यादा खेती में यूज करते हैं, तो वो भी केमिकल जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे बने हैं, बराबर। वहाँ पे उसका हम बहुत ही अच्छा यूज करते हैं। आजकल आप देखिए बहुत सारी हाइब्रिड जो हमको चीज़ें मिलती हैं, आप जो भी चीज़ें मार्केट से खरीदते हो, तो उसके पीछे फर्टिलाइजर भी कहीं ना कहीं ऐसे यूजफुल है कि आपको जल्दी प्रोडक्ट दे देते हैं। सो वहाँ पर फर्टिलाइजर का भी आप यूज कर सकते हो। और केमिस्ट्री जो है उसकी ये एक टाइप की देन है, आप ऐसा भी कह सकते हो। एक दूसरी चीज जो इन सबसे हट के है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो है कि फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, और साथ में मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेन। ये दोनों चीजों के लिए कि फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन वो भी केमिकल रिएक्शन से होगा, और फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर के जो इसके ऊपर बेस्ड है, बराबर, तो वहां पर भी केमिकल। क्या कोई भी चीज देखिए, एक चीज है कि हर एक चीज आप नेचर में से लाओगे, बराबर। आजकल आप देखिए आपके पास एक मोबाइल है, अगर कोई वीडियो आप सीधा उसको टच करते हो वो वीडियो चालू हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी रिएक्शंस होती है, वो एक सेकंड भी नहीं लेता है। तो इतनी सारी रिएक्शन, पुराने टाइम में जब मोबाइल आते हैं ऐसा नहीं होता था, वो टाइम लेता है। उसके पहले जब मोबाइल नहीं थे, जब कंप्यूटर्स थे, उसके पहले भी कंप्यूटर्स थे, सुपर कंप्यूटर ये था वो था, जो पहले जो सिस्टम जो आई थी, माइक्रो प्रोसेसर्स थे उसके पहले, तो चीजें थी, बराबर। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ और कहना चाहूँगा कि हर एक चीज नेचर में पड़ी है, उसका क्या यूज है उसको जानते जानते हमको इतने साल लग गए, करोड़ों साल हमको लगे हैं। और ये आप जिस मोबाइल की स्क्रीन को आप टच कर रहे हो वो कहाँ से लाए, वो चीज आपने बनाई तो आपने खुद थोड़ी पॉलिश, अगर खुद पॉलिश किया भी है तो वो मटेरियल आप लाए कहाँ से, वो नेचर में से ही आपने लिया है। लेकिन इसका ये भी यूज हो सकता है, वो जानते जानते हमको इतने साल लगे। तो हर एक चीज आप नेचर में से लोगे, जो भी लोगे या नहीं लोगे सब केमिकल सब्सटेंस ही है। तो केमिस्ट्री की जरूरी है, उसके बगैर नहीं चलेगा। हो सकता है आपको फिजिक्स मैथ्स में बायोलॉजी में भी सुनने को मिलेगा, बराबर ना, लेकिन केमिस्ट्री नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप खुद, मैंने आपको पहले ही बताया, आप खुद एक केमिकल स्ट्रक्चर हो, तो जब आप ही नहीं होगा। आजकल एक स्लोगन बहुत ही फेमस हुआ है कि जान है तो जहान है, बराबर ना। सो वो क्या होता है, वो केमिस्ट्री है कि अगर ये केमिकल सिस्टम नहीं है तो भी कुछ नहीं है, बराबर। सो फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। उसके आगे हम जाएंगे कि वेदर प्रेडिक्शंस, बराबर ना, कि भाई कितनी तेज हवाएं चलेगी तो प्रेशर क्या है, इसके ऊपर से हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं, या बारिश होगी कि नहीं होगी, गर्मी कितनी पड़ेगी, बराबर क्या है। तो वेदर प्रेडिक्शंस जो होते हैं तो उसके पीछे भी क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही है और कैसे हो रहा है उसके ऊपर से हम ये जान सकते हैं। तो वहाँ पर भी हमें केमिस्ट्री का एक अच्छा खासा यूज मिलता है, बराबर। उसके अलावा हम थोड़ा आगे जाए तो सबसे डिमांडेड जो चीज है आजकल के लिए वो है फ्यूल्स, बराबर। तो फ्यूल्स जो हम यूज करते हैं, बराबर, तो वो भी एक केमिकल सब्सटेंसेस ही होते हैं। आप चाहे उसको पेट्रोल ले लो या डीजल ले लो, आप केरोसिन का यूज कर लो, आप लकड़ियाँ जलाते हो, आप कोयला जलाते हो, कुछ भी है, केमिकल सब्सटेंस है जो आपको हीट दे रहे हैं बाय केमिकल रिएक्शन।
बराबर। तो फ्यूल का आप यूज कर रहे हो तो वो भी केमिकल और केमिस्ट्री की एक देन है। तो ऐसा हम देखते जाएंगे बहुत कुछ हमें मिल जाएगा हमारे आजू बाजू में, बराबर ना। कि अगर आपके सर पे पंखा घूम रहा है तो वो पंखा कौन सी मैटर में से बना हुआ है, तो वो भी एक केमिकल सब्सटेंस हो जाएगा, बराबर। अगर वो यहाँ से स्विच हम ऑन कर रहे हैं तो वहाँ पे करंट जाएगा, तो करंट क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन को पढ़ना है, उसको समझना आपको केमिस्ट्री में आना पड़ता है। नो डाउट आपको फिजिक्स वाले भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स में भी आप अच्छा खासा उसका नॉलेज ले सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में भी उतना ही वो यूजफुल है, बराबर। वो करंट जिस चीज में से पास हो रहा है, वो वायर्स जो कॉपर का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, वो भी केमिकल केमिस्ट्री में से ही आएगा, मतलब केमिकल सब्सटेंसेस होता है, बराबर। सो ये सब चीजें कि जो हमारी केमिस्ट्री जो है उसके लिए हमको बहुत ही, केमिस्ट्री के जो हमारी लाइफ में बहुत ही यूजफुल है, बराबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो सामने कुछ हमारे को उसके नुकसान भी होते हैं। जैसे कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, ये जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज की बात करें या फ्यूल्स की बात करें, तो ये सब चीज़ों से नुकसान हुआ है, बराबर। तो वाटर पॉल्यूशन भी हुआ है, साउंड पॉल्यूशन भी तो हुआ ही है, अब जिसको हम बोलते हैं नॉइस पॉल्यूशन हुआ है, बराबर। सॉइल पॉल्यूशन भी हुआ है, बराबर ना। एयर पॉल्यूशन भी हुआ है, बराबर। सो अब हम ये कहेंगे कि इसके कारण हुआ है, केमिस्ट्री के कारण। चलो अगर मान भी लेते हैं कि केमिस्ट्री के कारण हुआ, तो इसका हल कौन निकालेगा? केमिस्ट्री ही निकालेगा, बराबर। सो हमें ही निकालना है और हमने निकाला, बराबर। कि जैसा कि हमने फ्यूल्स की बात की थी, उसके साथ में हम CFC का यूज करते थे एक टाइम पर, बराबर। तो CFC का यूज करने से क्या हुआ, क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है उसके अंदर डिप्लेशन होना चालू हुआ, तो हम आज इसकी जगह पे क्या लेके आए हैं? तो हम CNG यूज करते हैं, बराबर। हम HFC यूज करते हैं, बराबर। और फ्रीऑन जो है उसकी पूरी एक सीरीज है, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कम पॉल्यूशन कम करते हैं। एक याद रखिए, कम करते हैं, थोड़ा बहुत तो करेंगे लेकिन कम करते हैं, तो उसको भी थोड़ा बहुत ओवरटेक करने का ट्राई करता है, बराबर। सो वो चीज़ें हमने ऐसी मेडिसिन भी बनाई है कि जो कैंसर जैसी जो बीमारियां होती हैं ऐसे डिसीज में भी यूजफुल है, बराबर। जिसमें टैक्सोन एंड सिस्प्लैटिन इसका यूज होता है, या तो फिर AZT एजिडोथायमिन जो होता है AZT कि जो एड्स में यूज होता है। तो ऐसे जो डिसीजेस थे कि जो एक टाइम पे ऐसा माना जाता था कि ये क्योरेबल नहीं है, बराबर। जैसे पहले टाइम में TB था, ट्यूबरकुलोसिस, तो आज उसकी भी दवाई है। तो ये सब हमको केमिस्ट्री धीरे धीरे सब प्रोवाइड कर रही है। तो एक टाइप का ये वरदान है, बराबर। तो उससे फायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान है तो हमने उसका हल भी निकाला है, बराबर। तो अब ये चीज आती है, तो फिर केमिस्ट्री का आगे का उसके एस्पेक्ट्स क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। तो केमिस्ट्री जो है वो दो चीजों के ऊपर फोकस कर रही है, बराबर। सबसे पहला जो है तो ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब एक ऐसी केमिस्ट्री डेवलप की जाए जिसके अंदर ऐसी रिएक्शंस डेवलप की जाए जिससे जितना हो सके उतना अर्थ को, एनवायरनमेंट को नुकसान कम हो, जितना हो सके उतना अच्छा क्वालिटी का और ज्यादा प्रोडक्ट मिले, बराबर। सो इको फ्रेंडली जो हम आजकल यूज करते हैं वर्ड हर जगह पे, वो कहाँ से आता है? ग्रीन केमिस्ट्री में से आता है, बराबर। और दूसरा है तो वर्किंग ऑन एंजाइम्स, क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम्स जो है वही फंक्शनिंग करते रहते हैं और सारे फंक्शनिंग होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं एंजाइम हमारी बॉडी के लिए, लिविंग सिस्टम के लिए एंजाइम्स बहुत ही यूजफुल है। सो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के तो साइंटिस्ट है, बराबर ना, और बायोकेमिस्ट्री के और बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट है वो एंजाइम्स पे वर्क कर रहे हैं। तो इनको जितना हम डेवलप करेंगे हमारी बॉडी में आने वाले डिसीज से हम लड़ सकेंगे या उनको पहले से ही रोक सकेंगे। सो केमिस्ट्री के फायदे भी है, उसका नुकसान भी है, उसका भी हल है और उसका फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा है, बराबर। आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, लेकिन आपके बुक जो है उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर जो है कि सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, बराबर, वो आप उसको ओपन करिएगा और पहले 2 पेजेस जो है उसको पढ़ने का ट्राई करिएगा। ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी गई है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका 11 साइंस का, केमिस्ट्री का, वो हम यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, बराबर ना। सो उसको देखिएगा और पढ़िएगा। थैंक यू।